Liberalization, privatization, globalization, and appraisal. The reason for the economic reforms. Last time we addressed the agriculture reforms, uh, industrial reforms, and foreign trade reforms. So, in this chapter, we have reason why the economic reform happened because of the poor performance of public sector. There's a 40 period in the after the 40 years of period, the public sector was assigned an important role for the economic development, but fewer public enterprises, the overall government was very disappointed. So so for the considered the huge losses, then the balance of payment is also deficit balance of payment. uh, in the macro, you already learned that the three type of balance of payment: balanced balance of payment, deficit balance of payment, and uh, surplus deficit balance of payment. So uh, in the deficit balance of payment, where the payments are more than the payments to imports exceed that the receipt was less. Same as when the foreign payment for the export exceed foreign pay receipt from the export, even after imposing heavy tariff and the fixing quota, there was sharp rise in the imports. On the other hand, this slowdown in the exports was decreasing. So received are very less low, and the high prices of Indian goods in the international market. Inflationary pressure, the general price level also is increasing. Right now is also increasing. That the fall in the foreign exchange, when there's a lot of exports are going on, then the foreign exchange is falling. Foreign exchange falling, that the economy doesn't have a sufficient balance to have. So the फाइनेंस इंपोर्ट फॉर द नॉट मोर देन 2 वीक्स, तो उस हफ्ते से ज़्यादा नहीं कर सकते. और हमें कोई भी इंटरनेशनल फंडर, नो कंट्री वॉज वांट टू लेंड टू इंडिया, कोई भी हमें देना नहीं चाहता था इन बिफोर 1991. और हमारे पास इतना बर्डन हो गया था, ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट. हम डेप्ट को सॉल्व करने के लिए डेप्ट लेना पड़ता है, बट डेप्ट कोई देने को हमें तैयार नहीं था. हमारे पास इतना ह्यूज बर्डन हो गया था क्योंकि हायर देन रेवेन्यू, इतना हम खर्चा करते थे, हमारे पास उतनी कमाई नहीं थी. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये मेजर थिंग है. मैनेजमेंट ख़राब है तो तभी हमारे डेप्ट बढ़े. इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो था ही, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो गया, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज, पुअर परफॉर्मेंस जो थी उसी की वजह से हुई. तो ये मेजर फैक्टर था. The government has general surplus revenue to meet the challenges like unemployment and poverty and population explosion. In the no additional revenue, पैसा ही नहीं था जो गवर्नमेंट फंड आउट कर सके. तो गवर्नमेंट नॉट एबल टू सफिशिएंट रेवेन्यू, उसके पास पैसा ही नहीं था टैक्सेशन के लिए, रनिंग फ्रॉम द पब्लिक. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर exceed its revenue such a large margin that it was unsustainable. तो ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था, तो खर्चे पे खर्चा इतना होते थे, तो उसकी वजह से हमारे पास हम डेप्ट में हो गए. द फॉरेन एक्सचेंज बोरोवर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट वॉज स्पेंड ऑन द मीटिंग कंजप्शन. हम अपनी कंजप्शन नीड से सिर्फ कंजप्शन थे और रेकलेस स्पेंडिंग कर रहे थे. तभी 1991 में क्राइसिस के बीच में हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा, तो उन्होंने हमें 7 मिलियन लोन दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और हमारी क्राइसिस कम हुई. अब उसके एवज में उन्होंने कहा कि आप अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करोगे, ओपन करोगे, सारी रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर के लिए हटा दोगे, अपने गवर्नमेंट का रोल बहुत कम कर दोगे और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ा दोगे. तो तभी हमारे आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसे हम NEP भी बोलते हैं, वो हमारी आई जुलाई 1991 में. द मेन
aim of the policy was create a competitive environment. अब पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर की है, वो कहाँ से ख़त्म होगी? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आएगी. इसके 2 लोग है, एक स्टेबिलिटी मेजर, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. स्टेबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म मेजर्स, 2 मेजर्स होते हैं. शॉर्ट टर्म मेजर करा उन्होंने कि वीकनेस बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेंटेन द सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होनी चाहिए. इन्फ्लेशनरी रेट को कंट्रोल किया. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी मेंटेन करनी अच्छी परफॉर्म में. और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर आए कि रिजननेस जो इंडियन इकोनॉमी वो ख़त्म हो, कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है. तो उसको ठहराव को कम करने के लिए उन्होंने कंपटीशन दिया आपको. आगे द मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन से? लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज. लिबरलाइज, प्राइवेट, ग्लोबलाइजेशन, इसे बोलते हैं LPG. सपोर्टिंग पिलर्स, इन्हें पिलर्स ही बोलते हैं. ये 1991 में आया. लिबरलाइज, लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड. प्राइवेटाइज, quotas for industries. And globalize, instead of permit, P for export. Liberalize means refers to removal of entry and growth restriction on the private sector. कि वो आप आए काम करे प्राइवेट सेक्टर, कोई इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे. प्राइवेटाइज करा कि ओनरशिप जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी दिया, कि नेशनल इकोनॉमी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ चलेगी. लिबरलाइजेशन से मीनिंग है prior to 1991 there was numerous government restriction in India in the area of licensing, import and export trade. Dealing in the foreign exchange. In July 1981, a package of economic reforms were announced, which marked the beginning of the process of a liberalization. In India, liberalization means removal of entry and growth restriction on the private sector. जो private sector की हमारे लिए entry नहीं थी, तो लिबरलाइजेशन में हमारे प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया, आइए और काम करिए. फ्री हैंड दिया बिजनेस एंड अलाउ द कमर्शियल लाइन्स. द पर्पस ऑफ द लिबरलाइजेशन वॉज अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड. आइए PPOs आके काम करा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में करो, फाइनेंस सेक्टर में करा, टैक्स रिफॉर्म्स में करा, गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में करा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म हुई.